Hello everyone, welcome back to Garden of GS and today's session Drishti IAS UP PCS test number 6 and topic is Indian polity and constitution. So क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले तो थोड़ा सा जो की पॉइंट है उनको हाईलाइट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि सही पूछा है या गलत पूछा है, इस पे विशेष गौर करेंगे। फिर है पॉइंट 1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसको आरपीए बोलते हैं, ये लिखा भी हुआ है। आरपीए 51 की धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में नहीं थे। एकदम सही है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके मेन काम यही सारे हैं कि वो राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करता है, जिसको पंजीकरण बोलते हैं। उसके अलावा चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और चुनाव करवाता है, इस तरह से, और शांतिपूर्वक चुनाव कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, ये सारे काम निर्वाचन आयोग के होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन आयोग को संविधान के उल्लंघन के आधार पर किसी राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने की स्पष्ट शक्ति भी प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है उसको राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने की जो शक्ति है वो विशेष परिस्थितियों में, मतलब कोई ऐसा कारण आ जाए जिस वजह से उनको पंजीकरण उनका रद्द करना पड़े, अदरवाइज इतना आसानी से पंजीकरण रद्द नहीं होता है, वो भी संविधान के उल्लंघन के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ा मान लीजिए कोई देशद्रोह का मामला आ गया या ऐसा कोई स्पेशल मामला आ गया तो निरस्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है अध्यादेश का अधिकतम समय 6 सप्ताह होता है ना, इसको मैंने कई बार बताया है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 माह तक तो ये लागू रहता है। फिर 6 माह के बाद ये होता है कि अगर कोई भी सदन सत्र में आ गया, क्योंकि क्या बताया गया है कि सदन के 2 सत्रों के बीच का जो गैप है वो अधिकतम कितना होना चाहिए, 6 माह का, ठीक है। और उसके बाद सदन सत्र में आ गया है तो उसके बाद उनको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, 6 सप्ताह का, कि 6 सप्ताह बाद भी अगर उन्होंने नहीं पारित किया इसको तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा, इसलिए 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। यदि संसद के दोनों सदन उसे अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित कर दें तो संसद के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। यही मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने का तो गैप रहेगा ही रहेगा। उसके बाद, मतलब ये अधिकतम की बात कर रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए सत्र में जो सदन है वो सत्र में आ गए, 6 सप्ताह का उनको टाइम दिया जाएगा कि उसके बीच में वो उस पर हाँ करें या ना करें। अगर उन्हें अस्वीकृत कर दिया तो अध्यादेश इस 6 सप्ताह बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। हाँ, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय लिए गए हैं उन सब के बारे में राष्ट्रपति को बताया जाए, तो ठीक है। ये प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को संघ के कार्यों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में सूचित रखने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सभी कार्यों से अवगत कराएगा और जो भी निर्णय लिए गए हैं उन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये मेनली है 74 के तहत, कि 74 में क्या बताया गया है कि सहायता और परामर्श के तहत काम करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके अलावा और भी पावर दी गई है इनको, जैसे कि विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। तो विवेकाधीन शक्तियों की बात है तो वो तो ये देख लीजिए, विवेकाधीन शक्ति ये डायरेक्टली उल्लेख नहीं है कहीं भी संविधान में, जैसे राज्यपाल का उल्लेख है लेकिन इनका उल्लेख नहीं है, ठीक है। बाकी जो सहमति देनी होती है नियम पर उसका अलग आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 111 है, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहले आप ये हाईलाइट कर लें। और हाँ, एक चीज और बताना है, जो ऊपर वाला ये है ये आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। 78 में है कि प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के उन सभी निर्णयों की सूचना देने के लिए बाध्य है जो, बहुत सारी चीजें फिर उसमें है कि राष्ट्रपति ने मांगी हो या संघीय प्रशासन से संबंधित निर्णय लिया हो, इस तरह की सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें विधान परिषद के संदर्भ में बताना है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 तक निर्धारित होती है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 1/3 होता है और मिनिमम जो है वो 40 है, कि 40 सदस्य या फिर 1/3। जैसे यूपी में 100 हैं, जबकि टोटल सीट कितनी है, 400, ठीक है।
तो लगभग 400, तो 400 के इसका 1/3 कितना होगा, लगभग हो जाएगा 133। ठीक है, तो 133 मेंबर हो सकते हैं अधिकतम, और मिनिमम कितने 40। तो यूपी में कितने हैं टोटल, 100 हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित की गई है। ठीक है, ये भी बताया, तो ये भी ठीक है। परिषद की अंतिम सदस्य संख्या का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है ना, ये निर्धारण, ये जो है 1/3 से लेकर के 40 तक का, ये निर्धारण किया है केंद्र सरकार ने, मतलब संसद ने किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के समान औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया आवश्यक होती है, नहीं। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव लेकर के आती है और वहां पे 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद फिर उपराष्ट्रपति को जो है उनको हटाने के लिए वो अपनी सफाई प्रस्तुत करते हैं, फिर उनको हटाने के लिए प्रभावी बहुमत से हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देती है। तो राष्ट्रपति जैसी प्रक्रिया नहीं, गलत हो गया। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्य उनके हटाए जाने के बाद अमान्य हो जाते हैं, नहीं। देश इतना भी बुरी हालत में नहीं है, या देश की हालत इतनी भी बुरी नहीं करनी है कि राष्ट्र अब तक जितने काम किए थे वो सब काम अमान्य हो जाएं। अगर वो काम अमान्य हो जाएंगे जितने काम उन्होंने किए हैं, तब तो फिर ऐसे देश बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए उनके पद से मान लीजिए उनको हटा दिया गया तो ठीक है, आगे से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन पीछे जो काम हो गए वो रिवर्स में कभी नहीं जाते हैं इस तरह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब बताना है, देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि इसमें राज्य और राज्यसभा सीटें, मतलब इंसान जिस राज्य का है वो उसकी सीटें याद कर सकता है, और भी कुछ राज्यों की याद कर सकता है, जैसे सबसे ज्यादा किस राज्य की है, सबसे कम। लेकिन इस तरह से याद करना बहुत टफ है कि आप रैंडमली किसी भी राज्य का याद कर लें कि केरल का, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर ही डायरेक्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, और इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सारे राज्य की राज्यसभा की सीटें, सबकी लोकसभा की सीटें, एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम अनुमान लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है, केरल का, और ठीक ठाक जनसंख्या भी है केरल की, तो इन सब में से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीटें 1 का 2, अगर 1 के 1 2 में जाएंगे तो बाकी 2 ऑप्शन हट गए। फिर क्या हो सकता है, पंजाब की भी जनसंख्या बहुत कम नहीं है, तो उसके बाद हम जाते हैं पंजाब पे, तो डी का 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब इसका झारखंड में है 6 सीटें और छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। ठीक है, तो ये रटने वाला क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में गलत हो जाता है लोगों का, या जिसको बहुत ज्यादा याद हो, ऐसे एक्सेप्शंस कुछ होते हैं। अदरवाइज सामान्य लोगों के लिए कट ऑफ, ये ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ नहीं डिसाइड करते हैं कभी भी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ये मंत्री परिषद इनको देती है, सलाह देती है, और उसके अकॉर्डिंग ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, महान्यायवादी के पद के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सरकार का विधिक सलाहकार होता है, जो भी कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं सरकार की तरफ से यही लड़ते हैं। ठीक है, या उनको सलाह दे रहे होते हैं। तो सर्वोच्च विधिक सलाहकार भारत सरकार का कौन होता है, महान्यायवादी होते हैं। ये विधिक मामलों पर सलाह देना और न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करना इनका काम है। तो इनकी अर्हताएं क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की अर्हता क्या होती है, या तो 5 ईयर हाई कोर्ट में जज रहे हों, या फिर 10 साल क्या रहे हों, अधिवक्ता रहे हों। ठीक है, कम से कम 10 साल एडवोकेट रहे हों। ये राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विशिष्ट, मतलब स्पेशल, ये वाला जो क्वालिटी है ये और किसी में नहीं है। मतलब ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के जज में ये अर्हता नहीं है, ये वाला कि राष्ट्रपति की नज़र में एक विशिष्ट विधिवेत्ता, मतलब कोई एक्सपीरियंस ना हो, हाई कोर्ट के जज भी ना हो, केवल राष्ट्रपति की नज़र में अगर विधिवेत्ता हैं तो भी हो सकते हैं। ये इनकी अलग से क्वालिटी है। तो आंसर हो जाएगा बी। केंद्र सरकार की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के संचार के साधनों के निर्माण और रख रखाव के संदर्भ में निर्देश देता है। ठीक है, दे सकता, क्या देता ही है,
कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी संचार के साधन हैं उन सब का निर्माण और रखरखाव राज्य को देखना पड़ता है, ना चाहे तो भी देखना पड़ता है। केंद्र कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में सशस्त्र बल तैयार कर सकता है, तैनात कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। जैसे मान लीजिए युद्ध की परिस्थिति हो गई तो अब राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं है, और राज्य परमिशन दे या ना दे सशस्त्र बल तैनात कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 256 राज्यों के दायित्व और संघ के निर्देशों से संबंधित है, ये भी ठीक है। 256 से लेकर के और 263 तक ये मैंने बताया था कि पार्ट 11 है। पार्ट 11 में क्या है, ये इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मतलब विधायन और कार्यपालिक इन दोनों नियमों को जो है इन दोनों संबंधों को बताया गया केंद्र और राज्यों के मध्य। और पार्ट 12 है, इसमें फाइनेंशियल रिलेशन बताया गया, मतलब वित्तीय संबंध बताए गए हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 11 है 256 से लेकर के 63 तक। तो इसका आंसर तीनों ही सही है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। मंत्रिमंडल प्रणाली में क्या सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता ही है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, राजनीतिक समरूपता भी देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी होता है, कठोर अर्थ में शक्तियों का पृथक्करण। ये मंत्रिमंडलीय नहीं बल्कि अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है जो कि अमेरिका में लागू है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संसदीय विशेषाधिकार का संविधान में विस्तार से उल्लेख किया गया है, ठीक है, किया गया है। संसद सदस्यों को संसद के अंदर वाक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है, बोलने का अधिकार भी प्राप्त होता है, और इनके विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये भी ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और इनके जो विशेषाधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 105 में संसद के लिए है, और इसी में 89 ऐड कर देंगे तो 94, आर्टिकल 94 है, ये राज्य के संदर्भ में विशेषाधिकार। प्रश्नकाल के संदर्भ में बताया है, प्रश्नकाल में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। यह प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, ठीक है, जिसके दौरान सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, सही पूछा है, तो यही हो जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल शून्यकाल के तुरंत बाद होता है, नहीं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाउस में होती है, क्योंकि मंत्री तो दोनों जगह पे बैठते ही हैं, तो दोनों जगह पे होती है। इस अवधि के दौरान सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, ये भी गलत है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर मौखिक है तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर लिखित है तो नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर उसका उत्तर बाद में फिर उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कौन से निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे, मतलब कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे। देखिए इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है राधा और कृष्ण भगवान ने और शंकर जी ने, इन्होंने हिदायत दी कि कोई भी खबरदार जो कोई भी हमारे विरोध में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, बचा कौन, KR नारायणन। दल बदल विरोध कानून के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया, ठीक है, एकदम सही है, ये 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, इसके द्वारा इसको शामिल किया गया, और बाद में 91वें संशोधन द्वारा इसमें मतलब 91वें संशोधन द्वारा इसमें फिर से संशोधन किया गया था, अभी आगे बताऊंगी क्या हुआ था। पीठासीन अधिकारी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्धारण करता है, ये भी ठीक है। 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन एक वैध अपवाद है, ये गलत है। 2/3 सदस्यों द्वारा विलय एक वैध अपवाद है, ये ठीक है, इसको मैं बता रही हूँ डिटेल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 3 हटा दीजिए, ऑप्शन सारे में से हट गया, आंसर ए आ गया। देखिए इसमें हुआ यह था कि जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया लेकिन फिर से बता रही हूँ। इसमें ये बोला गया था कि अगर किसी भी पार्टी में मान लीजिए 300 मेंबर हैं, उस 300 मेंबर में से 1/3 यानी 100 मेंबर वहाँ से जा करके अलग पार्टी बना ले या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो इन 1/3 मेंबर यानी 100 सदस्यों की सदस्यता भंग नहीं होगी, ठीक है, मतलब इनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, ये सांसद बने रहेंगे। लेकिन इसका मिसयूज शुरू हो गया क्योंकि 1/3 मेंबर को अलग करना थोड़ा आसान लगा इन्हें, 300 में से 100 को अलग कर लिया, या अब ये तो 300 हैं, ऐसे मान लीजिए कोई और है कि कुछ और पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए उसमें उस पार्टी के 30 ही मेंबर है, तो उसमें से 10 को अलग करना आसान था, इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है।
तो अब ऐसे में क्या किया, 91वां संशोधन हुआ और उस संशोधन में इन्होंने फिर से बदल के नियम ये किया कि अब 1/3 को इन्होंने क्या कर दिया, 2/3 की शर्त रख दी कि अगर 2/3 मेंबर अलग होंगे तभी ये वैध होगा, अदरवाइज उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1/3 वाला पहले था, अब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है। लाभ का पद धारण करने से यह पद से अयोग्य हो सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर संसद सदस्य लाभ का पद धारण कर लेंगे तो वो अयोग्य हो जाएंगे। मानसिक अस्वस्थता अयोग्यता का आधार हो सकती है, ये भी ठीक है, मानसिक अस्वस्थ हैं अगर तो भी हट गए। दिवालियापन अयोग्यता का आधार नहीं है, गलत है, बल्कि इसमें लाभ का पद है, मानसिक विक्षिप्तता जिसको बोलते हैं, दिवालिया होना, भारत का नागरिक ना होना, यह संसद द्वारा कोई और विधि बनाई गई अगर उसके अंतर्गत अयोग्य घोषित हो गए तो भी वो संसद सदस्य से अयोग्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, हाँ जी करता है। अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, एकदम करता है। अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्धारण करता है, एकदम सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में बताना है। उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद किया जाता है। ठीक है, देखिए अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद उसी दिन अध्यक्ष डेट डिसाइड करते हैं कि उपाध्यक्ष का चुनाव किस दिन होगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि पहले अध्यक्ष चुन लिए गए, उसके बाद ही उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष को लोकसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है, एकदम सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को ही प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। संयुक्त बैठक सामान्य चीजों के लिए बुलाई जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान्य विधेयक है, ना तो धन विधेयक के लिए, ठीक है, धन विधेयक ना, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नो, सिंपल जो बिल होते हैं उनके लिए बुलाई जाती है। ठीक है, तो और उसमें भी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता कर रहा होता है। अगर वो भी ना हो तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। ध्यान रहे, राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता नहीं करते हैं संयुक्त बैठक की, क्योंकि वो एक तरह से उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। तो आंसर 1 और 3 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कैबिनेट प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। मंत्रिमंडल शब्द संविधान में मंत्रियों के आंतरिक केंद्रीय निकाय के रूप में परिभाषित है। नहीं, मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है, और इसका प्रयोग 44th अमेंडमेंट एक्ट में ही हुआ है। वो भी एक जगह पर हुआ है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी परिभाषित नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल मंत्रियों के बीच निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, ये ठीक है। मंत्रिमंडल उनके बीच सर्वोच्च निकाय, मंत्रिमंडल में सभी राज्य मंत्री शामिल होते हैं, तो नहीं, इसमें नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, नहीं, मंत्रिमंडल का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष अनुमति याचिका और अभिलेख न्यायालय के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति दे सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 136 बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसमें विशेष अनुमति किसी को भी दे सकते हैं। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, मतलब अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि इनके जो भी डिसीजंस हैं वो बाकी के कोर्ट, जो नीचे के कोर्ट हैं, उन पर लागू होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, ये भी ठीक है। अभिलेख न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। हाँ, अगर अभिलेख न्यायालय है जिसने कोई निर्णय दिया, अगर उसको किसी ने नहीं फॉलो किया तो उसको फिर दंडित करने की शक्ति भी है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्राधिकारियों पर विचार कीजिए, वरीयता के क्रम में बताना। देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आएंगे नंबर 1 पे, तो बाकी ऑप्शन सी हट गया। प्रधानमंत्री के बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो 3 ये भी हट गया। फिर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और फिर आते हैं कैबिनेट मंत्री, तो 3 पर 2 फिर कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अविश्वास प्रस्ताव यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, केवल लोकसभा में ही लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। यदि यह पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, ये भी ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैच करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक अगर इन सारे में देखें 74, 75, 77 ये मंत्रिपरिषद के संबंध में बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, क्योंकि पहले होगी बाद में तो उसकी चीजें बताई जाएंगी। तो 74 का 4 मतलब ए का 4, ए के 4 में 2 ऑप्शन हट गए। फिर उसके बाद में क्या बताया जाएगा कि उनकी नियुक्ति कब होगी और उनके पदाधिकार क्या हैं, तो बी का 2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हट गया। फिर 77 में संसद के मंत्रियों के अधिकार, ठीक है, और नहीं ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 77 में भारत सरकार के कार्य संचालन की प्रक्रिया कैसे है, और 88 में संसद के मंत्रियों के अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय और मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 226। उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है वो केवल फंडामेंटल राइट, जबकि आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट और प्लस अदर के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रिट क्षेत्राधिकार को सीमित करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो केवल अपने राज्य में होता है, दूसरे राज्य में नहीं, तो इसलिए इसको सीमित कर देता है, तो ये भी ठीक है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है, नहीं संकीर्ण नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि वही बात ये वाला कि आर्टिकल 32 जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स पर है और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स और अदर अधिकारों पर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। जो ये देखिए अब ये स्टेटमेंट अधीनस्थ न्यायालय मतलब न्यायपालिका मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सब की बात हो रही है। इस पर किसका नियंत्रण होता है, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं होता है, इस पर होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन अधिनियम और उनके प्रावधान। 10वां संशोधन अधिनियम, देखिए इसमें अब सारे संशोधन अगर आपको नहीं याद है इसको आप कर सकते हैं। देखिए 13वां है नागालैंड से, इसको कैसे याद करेंगे कि अगर किसी को नाक काट ले और डेथ हो जाए, नाक डस ले और डेथ हो जाए तो 13वीं मनाई जाती है, ठीक है। फिर है 61 को ऐसे याद कर सकते हैं कि 61 संशोधन और इसमें क्या है 18 ईयर्स एज, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों 1 और 8 मिलकर के क्या हो जाते हैं 9, ठीक है। तो ये 89, 1989, ठीक है। तो ये 61वां संशोधन, मतदान की आयु 18, ठीक। 10वां संशोधन दा से 10वां, दा से दादरा नगर हवेली, ये हो गया। तो बाकी बचा कौन सा 26वां, रियासतों के लिए प्रीवी पर्स। तो अब इसका आंसर देख लीजिए A2 B3 C4, A2 B3 C4 ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन के लिए किसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन इसमें होती है। कौन सा आर्टिकल, वो बात हो रही है 7th शेड्यूल की बात हो रही है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसमें तो आवश्यकता होती ही होती है, तो ये तो गलत हो गया। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की सीटों की, तो इसमें भी होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में राज्य का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। बस उस राज्य के, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो शामिल होते हैं और निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उस राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ये लोग शामिल होते हैं। राज्य का विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती अगर कोई संशोधन है तो यही आंसर सही हो गया। बाकी राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके तरीके में तो शामिल होते ही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है जल विवाद अधिकरण और इनके गठन का वर्ष। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप नर्मदा का हो सकता है सुने हो 1969, और आपने कावेरी का सुना होगा
कावेरी का 1990 सुना होगा। क्या इन दोनों से ये हो पाएगा क्वेश्चन? A1 और C3, A1 C3 एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं बाकी क्या है। रावी और व्यास का 1986 और महादयी जल विवाद अधिकरण 2010। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें सारे फैक्ट्स सबको याद नहीं रहते, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी या मेरी या किसी और की प्रॉब्लम है, मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि इतने फैक्ट एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और पहुंच पाते तो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ज़्यादा दिमाग लगा दो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो इसलिए अगर एक दो ऑप्शन आता है तो कई बार ऐसे ऑप्शन सेट किए गए होते हैं कि एक दो ऑप्शन से भी आंसर निकल आता है। कैट बताना है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी, ठीक है ये। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, नहीं। इसमें पहले था कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हो रही थी इसकी अपील, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और चंद्र कुमार केस आया, एक चंद्र कुमार केस बोलते हैं, 1997 में आया। उसमें ये बोला गया कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा सही नहीं है? यही वाला सही नहीं है। बाकी ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बना था 1976 से, और ये है आर्टिकल 323A इसमें आया है, ठीक है। ये दो आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे, 323A मतलब 323A और 323B, ये दो जोड़े गए थे। ये अधिकरण से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण वाला जो है वो 323A है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा के मामलों पर मूल अधिकारिता का प्रयोग करता है, ठीक है ये, तो ये भी सही है, लेकिन हमें गलत देखना है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है और सिविल प्रक्रिया संहिता से बंधा नहीं होता, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर गलत देखना है, तो आंसर बी हो जाएगा। कैग के संदर्भ में बताना है, कैग के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। पद छोड़ने के बाद कैग भारत सरकार के अधीन आगे की नियुक्ति के लिए पात्र होता है, नहीं। कैग जो है वो दोबारा पात्र नहीं होता। अगर एक बार कैग यहाँ से पद त्याग दिया या पद से हट गया, जो भी हुआ, उनके बाद में फिर दोबारा कैग जो है किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। ताकि ये इसलिए प्रोविजन बनाया गया है ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के संदर्भ में बताना है। गिलोटिन का मतलब होता है कि अब बजट जितना भी चर्चा हुई अब आगे खत्म करो उसको यहीं पर, तो उसको बोलते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। कि गिलोटिन अनुदान की मांगों को शीघ्र पारित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें शीघ्र पारित किया जाता है। यह केवल धन विधेयकों पर नहीं, ये धन विधेयक पर नहीं होता है, बल्कि ये अनुदान की मांगों पर होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले क्या होता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, फिर चर्चा होती है, सामान्य चर्चा, उसके बाद अनुदान की मांग होती है। तो उस अनुदान की मांग में यहाँ पर गिलोटिन आता है, ठीक है। फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और फिर वित्त विधेयक, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो स्टेज है अनुदान वाला, इसमें मैंने बताया था कि अनुदान देखिए 3 जैसे बनता है ना, तो अनुदान थर्ड स्टेज हो गया, अनुदान की मांग, इसमें आता है गिलोटिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का ए, मतलब 90 का डी। इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।